हाय एवरीवन एंड गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट कि आप सब खैरियत से होंगे। एंड आज हम लोग बीएसए की फोर्थ क्लास करने जा रहे हैं और आज की जो बीएसए क्लास है वो फाइनल क्लास होगी। कुछ चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। 90% ट्रेडर मार्केट के अंदर फेल होने की सबसे बड़ी वजूहात, उसकी रीज़न ये होती है कि प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को ना समझना और ना करना। अगर ट्रेडर या न्यू कमर आने वाला स्टूडेंट चीजों को प्रॉपर तरीके से समझे, अंडरस्टैंड करे और अच्छे तरीके से बताए हुए चीजों पर चले, कोच के रूल्स को फॉलो करे और चीजों को डिसिप्लिन के साथ करे, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं लॉसेस की वो बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। 10% ट्रेडर मार्केट के अंदर पैसा बनाते हैं। उनके पैसा बनाने की वजूहत ये होती है कि उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत अच्छी होती है। हमेशा वो किसी एक चीज के ऊपर काम करते हैं, एक मेथड को पकड़ते हैं, उस मेथड के अंदर बनी हुई स्ट्रेटेजी के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, रूल्स को समझते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद वो फिर चीजों को इनहेंस करते हैं, डेमोस्ट्रेशंस करते हैं, तब जाके वो लाइव मार्केट में आते हैं। 50% ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। 30% आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है, जिसको हम लोग मनी मैनेजमेंट भी कहा जाता है या कहते हैं। इसके अलावा 20% आपका रह जाता है, जिसके अंदर आपका टेक्निकली, आपका फंडामेंटल, आपका सेंटीमेंट, आपका ट्रेडिंग हाइब्रिड मेथड आता है। दुनिया की जितनी भी सारी स्ट्रेटेजीज हैं, सारा फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, वो एवरीथिंग आपका 20% में आता है। अगर आपकी 20% पर ग्रिप हो भी जाए और अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट का आइडिया नहीं है, ट्रेड मैनेजमेंट का आइडिया नहीं है, रिस्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसका आइडिया नहीं है, किस इंस्ट्रूमेंट पर आप कितना पैसा लगा रहे हैं आपको इसका आइडिया नहीं है, तो आप ये याद रख लें कि आप इस मार्केट में 100% पैसा लूज करेंगे। नंबर वन। नंबर टू, बार बार अपनी चीजों को आप स्विच करना। एक ट्रेडर अगर प्राइस एक्शन के ऊपर, कैंडलस्टिक के ऊपर पैसे बना रहा है, आप में से कोई भी और जो ये इस वीडियो को देखेगा, अगर आप में से कोई ट्रेडर कंसिस्टेंटली पैसे बना रहा है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी किसी और चीज के ऊपर मत शिफ्ट होइएगा। आपके लिए बहुत अच्छी चीज है जिसके ऊपर पैसा बना रहे हैं। हम लोग ये कहा करते हैं कि अगर कोई ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर और रिस्क मैनेजमेंट पर पैसा बना रहा है कंसिस्टेंटली, तो हम उसे प्रोफेशनल काउंट करते हैं। दुनिया के 90% ट्रेडर में से जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी और अहम एक बात ये होती है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी को, चीजों को स्विच करते रहते हैं। आज प्राइस एक्शन के ऊपर, कल वीएसए पर, थर्ड डे मार्केट प्रोफाइल पर, फोर्थ डे वॉल्यूम प्रोफाइल पर, उसके बाद डिजिटल ऑर्डर फ्लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक मेथड, एक चीज इतना बड़ा आपको चीजें सिखाती है, समझाती है, टाइम लगाते हैं चीजों के साथ, तो चीजें आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आना शुरू होती हैं। लेकिन जब आप चीजों को स्विच करते हैं, तो आप ये समझ लें कि आप अपने ऊपर ब्लेम देने की बजाय आप सामने वाले की चीजों पर ब्लेम दे रहे हैं, जो कि एक नाकाम पर्सन की निशानी होती है, नाकाम ट्रेडर की निशानी होती है। ऐसा इंसान कभी कामयाब नहीं होता कि जो अपने ऊपर ब्लेम ना दे। आपको अपनी फिल्चिंग करनी है, आपको अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट करनी है। ट्रेड किस तरह कैसे ली जाएगी, आपको प्रॉपर तरीके से समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तब जाकर आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, डिटेल में समझ पाओगे, बैकग्राउंड की टर्मिनोलॉजी आपको समझ आएगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा, तो आपकी प्रोबेबिलिटीज ट्रेड की बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। आप लोग वीएसए सीख रहे हैं, आप लोग अगर अच्छे तरीके से काम करेंगे तो टू बी ऑनेस्ट के मार्केट से पैसा बनता है। आपको मार्केट की समझ आनी चाहिए।
सेंटीमेंट की समझ आनी चाहिए, फंडामेंटल की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। सेंट्रल बैंक क्या रोल प्ले करता है फाइनेंशियल मार्केट में, उसका क्या रोल होता है, बैंड्स क्यों बैंड्स अप साइड पर डाउन साइड पर कौन लगाता है, किस वजह से लगाए जाते हैं। एक ट्रेड एग्जीक्यूट की, आप इमोशनल हो रहे हैं कि मैं ट्रेड को काट दूं, लॉस में जा रही है तो आप सोच रहे हैं कि मैं ट्रेड को अभी नहीं काटूंगा, वापिस आएगी वापिस आएगी वापिस आएगी, एंड अगेन आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। सो अगर आप में से किसी स्टूडेंट के माइंड में ऐसा है कि वीएस से आपको पैसे बनाकर देगा, तो हरगिज नहीं है। वीएस से आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग करवाएगा, मार्केट की रीडिंग करवाएगा, सप्लाई एंड डिमांड बताएगा, स्मार्ट मनी की डायरेक्शन बताएगा, स्मार्ट मनी के एंटर्स बताएगा। वीएस से आपको पैसा बनाने के लिए इनफ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आपको किस ट्रेड पर कितना रिस्क चार्ज करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आप दुनिया में अच्छे से अच्छा मेथड भी सीख ले, इवन कि आपके पास ब्रोकर की लाइव ऑर्डर बुक भी होगी, तब भी आप पैसा नहीं बना पाएंगे। उसकी वजह कि आपने बैकएंड की चीजों के साथ टाइम नहीं गुजारा, चीजों को समझा ही नहीं है। जब आप चीजों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो चीजें आपके लिए इनहैंसर होती चली जाएंगी। मेरा नाम आमिर रजा है, मैं प्रोडेटा का फाउंडर एंड ऑनर। ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर काफी डिटेल में अपना इंट्रो करवाया था। मैं पाकिस्तान के सबसे अच्छे टीचर, मेंटोर, इखलाकियात सिखाने वाले विद ड्यू रिस्पेक्ट साजिद सर का स्टूडेंट हूँ, और पिछले 4 से 5 साल में फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहा हूँ। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो वीएसए में है, रिस्क मैनेजमेंट में है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करता हूँ, और मजीद मेरी जो ट्रेनिंग है वो अब्रॉड से चल रही है अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट, ताकि चीजों को और भी डिटेल में कैसे से कैसे समझा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है। डिस्क्लेमर इन शॉर्ट, ये जितना कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रोट्रेडर की तरफ से है, और जनरल इंफॉर्मेशन और आपको एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम आपको किसी भी किस्म की इंस्ट्रूमेंट को बाय करने का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सब्सक्राइब करने का बिल्कुल एडवाइस नहीं करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट के माजी के हालात को सामने रखते हुए ये मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अगर इस मार्केट में आप बिना सीखे समझे अंडरस्टैंड किए बैक टेस्टिंग किए इस मार्केट में पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा 100% लॉस होगा, अगर आपको प्रॉपर तरीके से, अगर आपने किसी अच्छे मेंटोर से ट्रेनिंग नहीं ली। आज की जो हमारे टॉपिक्स है उसमें सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट इज द वाइकॉफ लॉजिक, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, उसके बाद साइन ऑफ वीकनेस एंड साइन ऑफ स्ट्रेंथ को हम लोग लाइव चार्ट पर जाके देखेंगे। लास्ट जो हमारी क्लास हुई है थर्ड बीएसए क्लास के अंदर, उसके अंदर हमने साइन ऑफ वीकनेस को पढ़ा था, बड़े डिटेल में समझाया था। अगर आप लोगों ने उसके नोट्स बनाए हैं उसको समझेंगे, सीखेंगे उसकी प्रॉपर तरीके से, तो इंशाल्लाह आपको चीजें डिटेल में समझ आना शुरू होंगी। हम लोग वाइकॉफ लॉजिक के हिसाब से आज हम लोग देखेंगे कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या चीज होती है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या चीज होती है? जब भी स्मार्ट मनी को चीज, कोई प्रोडक्ट, कोई इंस्ट्रूमेंट सस्ते में कोई चीज खरीदनी होती है, बाय करनी होती है, तो वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। मार्केट को मैनिपुलेट करने के उनके मुख्तलिफ तरीकेकार होते हैं, उनके मुख्तलिफ हरबे होते हैं। वो अपनी बहुत सारी चीजों से मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। दुनिया की सारी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में जितने इंस्ट्रूमेंट है, स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, जितने भी है, ये सारी की सारी मैनिपुलेट की जाती हैं फ्रॉम स्मार्ट मनी। अगर आपको मार्केट के स्मार्ट मनी की डायरेक्शन का, अंडरस्टैंडिंग का पता है, आइडिया है, समझ पा रहे हैं चार्ट को, रीडिंग में टर्मिनोलॉजीज को, तो आपकी पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक चीज याद रखिएगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होना इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल मिलियंस ऑफ डॉलर या बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक बन जाएंगे। नहीं, ज्यादा इंफॉर्मेशन का आपके पास होना, सबसे पहला काम ये होता है
कि आप डिसिप्लिन में आते हैं। नंबर 2, उसके बाद आपने किस तरह रिस्क को मैनेज करना है। नंबर 3, आपने ट्रेड किस इंस्ट्रूमेंट में कहां लगानी है। नंबर 4, आपको अपनी चीजों का पता होता है कि मैंने किस किस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। कम इंफॉर्मेशन का होना ये आपकी सबसे बड़ी नुकसान, आपके अकाउंट वॉश कराएगा। आपको बिल्कुल नहीं आपकी पता होगा कि मुझे ट्रेड कहां कैसे कब करनी है। आपको सेंटीमेंट फंडामेंटल का आइडिया नहीं है, आप बिल्कुल मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते। आपने बैक टेस्टिंग नहीं की, अपने अपने मेंटोर से प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं की, आप कामयाब नहीं हो सकते। ज्यादा इंफॉर्मेशन हमेशा आपको बड़े लॉसेस से बचाती है, कम इंफॉर्मेशन हमेशा आपको बड़े नुकसान में लेके जाती है। सो हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी स्मार्ट मनी को कोई चीज सस्ते में खरीदनी होती है, मिसाल के तौर पर अगर मुझे मेरा प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल है, मैं मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता हूं, तो मेरी कोशिश होगी मैं प्राइसेस को जितना चीप बाय करूं। एक इंस्ट्रूमेंट की प्राइस अगर 10 रुपया है, मिसाल के तौर पर हम एक रेफरेंस लेते हैं एप्पल के स्टॉक का। अगर एक एप्पल के स्टॉक की प्राइस करंट चल रही है $100, मेरा एप्पल के स्टॉक के ऊपर मैनिपुलेट कर सकता हूं, मुख्तलिफ हरबे हैं, मुख्तलिफ क्राइटेरिया होते हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं एप्पल के स्टॉक को $5 पर आके बाय करूं। तो स्मार्ट मनी जब भी स्टॉक को बाय करना पड़ता है, जब भी वो चीजों को बाय करती है, तो प्राइसेस को मैनिपुलेट करती है। ये जो मैनिपुलेशन का सबसे यहां पर आके एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। इसके पीछे की जो एक्टिविटी होती है, वहां पर जाके सारी की सारी साइन ऑफ स्ट्रेंथ और एंट्री सिग्नल में हम लोग साइन ऑफ स्ट्रेंथ को यूज करते हैं। हम लोग इसको मजीद डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट चार्ट पर जाकर। आज के जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, उनमें जिस साइन को हम लोग पढ़ेंगे, उनमें एंड ऑफ कैंपेन साइन है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में बताया था कि स्मार्ट मनी जब भी कैंपेन स्टार्ट करती है, उसका पहला काम होता है कैंपेन को स्टार्ट करना। नंबर 2, उसका काम होता है कैंपेन को खत्म करना। उसके बाद एंट्री सिग्नल आता है। हम लोग मार्केट की डायरेक्शन को, स्मार्ट मनी की डायरेक्शन को, स्मार्ट मनी की एक्टिविटी को देखकर, अंडरस्टैंड कर कर, रिस्क मैनेजमेंट को देखकर, सेंटीमेंट फंडामेंटल को देखकर उनके साथ ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमें जो चीज चाहिए वो चाहिए एंड ऑफ कैंपेन साइन। तो एंड ऑफ कैंपेन साइन जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हम आज एब्जॉर्प्शन को देखेंगे, डिटेल में समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे ये क्या होता है, किस टाइप का होता है और कैसे वर्कआउट करता है। उसके बाद शेक आउट क्या है, ये एंट्री सिग्नल है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेस्ट कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नो सप्लाई और टेस्ट इन द राइजिंग मार्केट, नो सप्लाई टेस्ट इन द राइजिंग मार्केट, ये कितने टाइप के होते हैं और किस तरह से मार्केट में अपीयर होते हैं। ठीक है, सो आज के हमारे ये 4 से 5 टॉपिक है जिनको हम लोग डिटेल में समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि हमारे लिए वीएसए के कॉन्सेप्ट और भी अच्छे तरीके से समझ आ सके हमें। हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1 कि जब भी स्मार्ट मनी को चीज सस्ते में खरीदनी होती है, तो वो उनका जो पहला साइन आता है जिसके ऊपर कैंपेन स्टार्ट होती है, उसके पीछे की जो टर्मिनोलॉजीज होती है वो क्या होती है, जिसके ऊपर एक्यूमुलेशन स्टार्ट होती है। नंबर 1, हमेशा एक डाउन बार की एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी। एक डाउन बार होगी, नैरो स्प्रेड भी बार हो सकती है, उसकी क्लोजिंग मिडल में या ऑफ द लो के ऊपर होगी। इसके अलावा वॉल्यूम कैन बी हाई एंड लो, दोनों वॉल्यूम अपीयर हो सकते हैं इसके ऊपर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन बार पर आना, ये अलर्ट करता है कि एक क्लासिकल स्मार्ट मनी की एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। उसके बाद प्रोफेशनल, अगर लो वॉल्यूम आ रहा है, प्रोफेशनल हैव अ नो इंटरेस्ट इन डाउन साइड, अगर लो वॉल्यूम के साथ प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही हैं, वॉल्यूम गिर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोफेशनल आर हैव अ नो इंटरेस्ट इन डाउन साइड, के ज्यादा वो अब डाउन साइड पर इंटरेस्टेड नहीं है। अगर हाई वॉल्यूम आता है तो इसकी क्या एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, इसके पीछे की क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं। इसका होता है कि प्रोफेशनल बाय कर रहे हैं और जो पब्लिक है वो सेलिंग कर रही है। पब्लिक को सेलिंग करवाई जाती है और स्मार्ट मनी बाय कर रही होती है। इसके अलावा अगर हाई वॉल्यूम
शो द डिमांड, पब्लिक सेलिंग, स्मार्ट मनी बाइंग एक्टिविटी परफॉर्म करती है, जो मैंने आपको यहाँ पे परफॉर्म, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। हम लोग अगली चीज को देखते हैं कि लो वॉल्यूम शो नो इंटरेस्ट टू द डाउन साइड फ्रॉम स्मार्ट मनी, तो प्राइजेस विल गो नॉट गो टू लोअर। इसका ये मतलब है कि जब भी लो वॉल्यूम आना शुरू होता है, प्राइसेस डाउन जा रही होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि स्मार्ट मनी डाउन साइड पर अब इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं कि एंड ऑफ कैंपेन साइन हमारे लिए क्यों जरूरी होता है। हमारे लिए एंड ऑफ कैंपेन साइन इसलिए जरूरी है कि स्मार्ट मनी जब भी कैंपेन खत्म करती है, एंड करती है, अपने इख्तिताम पर लेके आती है, तो वो एक साइन मार्केट में उसका फुटप्रिंट क्रिएट होता है, जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम या एब्जॉर्प्शन बार भी उसे कहा जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम, एब्जॉर्प्शन बार की बार कंडीशन क्या होती है, वॉल्यूम कंडीशन क्या होती है, इसके अलावा उसकी जो लोकेशन है वो किस तरह से आती है। नंबर वन, एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम या एब्जॉर्प्शन बार 180 डिग्री के ऊपर वाइड स्प्रेड डाउन बार की तरह है। ठीक है, जैसे हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, समझा था, अंडरस्टैंड किया था। एक वाइड बार होगी और एक अप बार होगी। ठीक है, उसके बाद जो इसका वॉल्यूम कंडीशन होगी वो हाई टू अल्ट्रा हाई आएगी। ये मैं आपको नेक्स्ट चार्ट पर जाके समझाता हूं कि क्या है। क्लोजिंग कंडीशन जो इसकी आइडियल है उसको बोलते हैं कि इसकी आइडियल क्लोजिंग इसकी ऑन द हाई के ऊपर होगी या इसकी ऑफ द हाई के ऊपर होगी। इसकी लोकेशन क्या है कि ये हमेशा किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट लेवल को ब्रेक करता है अपसाइड पर, या किसी चर्निंग को ब्रेक किया जाता है अपसाइड पर, ये वहां पर इसकी हमें मिलती है कि ये वहां पर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करती है। ठीक है, सो ये इसकी कंडीशन थी, बार, वॉल्यूम, क्लोजिंग एंड लोकेशन। अब हमें देखते हैं इसे नेक्स्ट चार्ट पर जाकर। ये आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा, ये एक बीएसए का चार्ट है। नीचे आपको सारे वॉल्यूम नजर आ रहे होंगे, वॉल्यूम्स के बैंड होंगे। ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि वॉल्यूम्स के बैंड कहां कहां क्या क्या क्राइटेरिया फिल करते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये जो एक्टिविटी हमें क्या बता रही है। जो हमने एब्जॉर्प्शन बार को पढ़ा है कि एक वाइड बार होगी, वाइड की क्लोजिंग ऑन द हाई वॉल्यूम बैंड। अगर वॉल्यूम इसके ऊपर आता है तो आइडियल एब्जॉर्प्शन है, अगर वॉल्यूम हाई बैंड, वेरी हाई बैंड के ऊपर आता है तो आइडियल एब्जॉर्प्शन है, अगर वॉल्यूम अल्ट्रा हाई बैंड के ऊपर आता है तब भी ये आइडियल एब्जॉर्प्शन है। नंबर वन। नंबर टू, अगर एब्जॉर्प्शन बार पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है तो इसका ये मतलब होता है कि एब्जॉर्प्शन बार या एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम प्लस क्लाइमेटिक एक्शन बार, जब भी एंड ऑफ कैंपेन साइन के ऊपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाएगा तो उसे कहेंगे एब्जॉर्प्शन प्लस क्लाइमेटिक एक्शन बार। क्लाइमेटिक एक्शन बार का मतलब ये होता है कि स्मार्ट मनी अगेन उसके लो एंड उसके हाई के दरम्यान दोबारा से कंसोलिडेशन की एक्टिविटी परफॉर्म करेगी। ठीक है, फिर अगेन दोबारा स्मार्ट मनी इसके हाईएस्ट पॉइंट को एब्जॉर्प्शन लगाएगी, उसी तरह जिस तरह इसने इसको ये एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। ठीक है, ये थी एक क्राइटेरिया एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का दूसरा क्राइटेरिया जिसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि मिनिमम 2 बार और मैक्सिमम 3 बार, 4 बार, 5 बार, अगर बार इस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म करती है किसी रेजिस्टेंस को या किसी चर्निंग एरिया को इस तरह से, और वॉल्यूम इसके ऊपर आता है वाईफाई वॉल्यूम। वाईफाई वॉल्यूम का मतलब क्या है, जिस तरह से ये वॉल्यूम वाईफाई है, जिस तरह से वॉल्यूम वाईफाई ये वाला है, अगर इस तरह से वॉल्यूम आता है, ठीक है, प्राइसेस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम हर बार के ऊपर बढ़ता चला गया है, वाईफाई वॉल्यूम, हम इसे बोलते हैं वाईफाई वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन लगा है। किसको लगा है, या लगेगा किसी रेजिस्टेंस लेवल को, या लगेगा किसी चर्निंग लेवल को, चर्निंग एरिया को। चर्निंग एरिया के किस पॉइंट को लगता है एब्जॉर्प्शन, इन हाईएस्ट
प्राइस के हाई को लगता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसके हाई प्राइस को एब्जॉर्प्शन लगाती है स्मार्ट मनी, ठीक है, इसको लगाती है स्मार्ट मनी एब्जॉर्प्शन, उसके बाद लगाती है रेजिस्टेंस एरिया को। ये दो क्राइटेरियाज होते हैं एब्जॉर्प्शन के, सिंगल बार का एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड इंक्रीजिंग बार का एब्जॉर्प्शन। इंक्रीजिंग बार का एब्जॉर्प्शन मिनिमम 2 बार और मैक्सिमम 3, 4, 5 बार भी हो सकती हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक चीज आपको मैं और भी समझा दूं, इसी तरह वाइड स्प्रेड डाउन बार जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एंड ऑफ कैंपेन साइन, जिसकी बार कंडीशन ये थी कि एक वाइड बार होगी और इसकी क्लोजिंग ऑन द लो या ऑफ द लो के ऊपर होगी। इसके ऊपर सिंगल बार का, अगर सिंगल बार का वाइड स्प्रेड डाउन बार की एक्टिविटी परफॉर्म की गई है तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर मिनिमम हाई वॉल्यूम आना रिक्वायर्ड है। अगर हाई वॉल्यूम आएगा तो इसका, अगर हाई वॉल्यूम आएगा तो इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, ठीक है, आइडियल। अगर वेरी हाई वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम अगर इस बैंड को टच करेगा तो इसका ये मतलब होता है कि मार्केट में एक आइडियल वाइड स्प्रेड डाउन बार की एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। अगर वॉल्यूम अल्ट्रा हाई बैंड को टच करेगा तो इसका ये मतलब होगा कि मार्केट में एक आइडियल वाइड स्प्रेड डाउन बार की एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। लेकिन अगर वाइड स्प्रेड डाउन बार के ऊपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाएगा तो हम इसे बोलेंगे वाइड स्प्रेड डाउन बार प्लस क्लाइमेटिक एक्शन बार। जब कोई साइन, खास तौर पर एब्जॉर्प्शन या वाइड स्प्रेड डाउन बार, अगर क्लाइमेटिक एक्शन बार बनता है तो मार्केट अगेन इसके हाई एंड लो के दरमियान अगेन कंसोलिडेशन की एक्टिविटी परफॉर्म करती है और उसके बाद दोबारा से मार्केट इसको क्या करती है, दोबारा से मार्केट इसमें वाइड स्प्रेड डाउन बार की एक्टिविटी लगाती है और दोबारा से अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह यह है सिंगल बार का वाइड स्प्रेड डाउन बार। इसी तरह इंक्रीजिंग बार का वाइड स्प्रेड डाउन बार होता है मिनिमम 2 बार और मैक्सिमम 4, 3, 5 बार हो सकती है, ठीक है। इसके ऊपर जो वॉल्यूम है वो क्या आता है, वो भी वाईफाई वॉल्यूम आता है। इस तरह से वाईफाई वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, हम इसे बोलते हैं हर वॉल्यूम अपने प्रीवियस वॉल्यूम से बड़ा, हर वॉल्यूम अपने प्रीवियस बार के वॉल्यूम से बड़ा, हर वॉल्यूम अपने प्रीवियस बार के वॉल्यूम से बड़ा, हम इसे बोलते हैं एक वाईफाई वॉल्यूम की एक्टिविटी, ठीक है। इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग वाइड स्प्रेड डाउन बार। वाइड स्प्रेड डाउन बार की बैकएंड की टर्मिनोलॉजी ये किसको लगती है, नंबर 1 किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया को लगेगी या किसी चर्निंग एरिया की एक्टिविटी के लोएस्ट पॉइंट पर वाइड स्प्रेड डाउन बार की एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ दो जगह पे ये एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग वाइड स्प्रेड डाउन बार प्रीवियस क्लास में बाय मिस्टेक मुझसे स्किप हो गया, इसलिए मैंने कोशिश की मैं आपको इस क्लास में क्लियर करवा दूं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब पढ़ते हैं एंट्री सिग्नल, ठीक है। वाइड स्प्रेड यानी एंड ऑफ कैंपेन के बाद, वाइड स्प्रेड डाउन बार के बाद या एब्जॉर्प्शन के बाद हम लोग ये साइन जो पढ़ रहे हैं एंट्री सिग्नल, हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं बाय साइड पर, ठीक है। हम इसको इस्तेमाल करते हैं बाय साइड पर इन साइन को एंट्री के लिए, ठीक है। जिसमें से एक साइन है जिसे बोलते हैं शेक आउट। शेक आउट बार कैसी होती है, किस तरह की क्लोजिंग होती है, फाइंड आउट लोकेशन क्या है, वॉल्यूम कंडीशन क्या है, हम लोग थोड़ा उसे समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने आपको अपथ्रस्ट पढ़ाया था, अपथ्रस्ट बिल्कुल ऑपोजिट है शेकआउट के 180 डिग्री पर। बार कंडीशन क्या है, नंबर 1 एक नैरो बार होगी या एवरेज बार होगी, कभी कभार ये वाइड बार भी हो सकती है। वाइड बार का आना ये बताता है कि मार्केट के अंदर जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई है वो किसी न्यूज के ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, वॉल्यूम कंडीशन, वॉल्यूम इसके ऊपर बिलो एवरेज आ सकता है, बिलो एवरेज से लेकर अल्ट्रा हाई तक आ सकता है, ठीक है। मैं इसका थोड़ा जाके मजीद अगली स्लाइड पर जाके से एक्सप्लेन करूंगा। हम इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस पढ़ेंगे। क्लोजिंग कंडीशंस क्या है, इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग ऑन द हाई के ऊपर हो सकती है, ऑफ द हाई के ऊपर हो सकती है, ये इसकी आइडियल क्लोजिंग है। इसके अलावा जो इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन क्या है, कहां कहां पर हमें मिल सकता है,
किसी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया जाएगा अप साइड पर, उसके बाद इसके पुल बैक पर इसे फाइंड आउट किया जाएगा, मैं वो भी बताऊंगा। चर्निंग एरिया को ब्रेक किया जाएगा अप साइड पर, उसके बाद ये पुल बैक पर देखा जाएगा, या किसी अप ट्रेंड के स्विंग लो पर इसे देखा जाएगा, ठीक है। शेकआउट बार आपको इस तरह से दिखाई देती है, ठीक है। शेकआउट बार की जो आइडियल है, इसका प्रीवियस बार का अगर लो मार्क करेंगे तो इसकी विक इस तरह से आपको दिखाई देगी, इसे भी शेकआउट कहा जाता है। नंबर 1, इसे भी शेकआउट कहा जाता है। अगर क्लोजिंग इससे ऊपर है या इसके हाई के बराबर है तब भी शेकआउट है। अगर क्लोजिंग शेकआउट से ऊपर चली गई है, प्रीवियस बार के हाई से ऊपर चल गई है, और इस तरह से इसे हम बोलेंगे कि ये भी एक शेकआउट की एक्टिविटी है, बट इसे डिमांड भी हिट हुई है, यहां पर भी डिमांड आई है, यहां पर भी डिमांड और स्ट्रेंथ आई है। हम मजीद इसको नेक्स्ट जाकर चेक करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां पे हम डिटेल में से समझेंगे। अच्छा जी, सो बात करते हैं कि शेकआउट की जो हमने पढ़ी थी, ये क्राइटेरिया क्या होगा बार का। नंबर 1, एक नैरो बार भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि एवरेज स्प्रेड बार भी हो सकती है, और एक वाइड बार भी हो सकती है, ठीक है। वाइड बार जब भी आएगी तो वो न्यूज का इंपैक्ट होगा। मिसाल के तौर पर अगर इस तरह से मार्केट में कुछ शेकआउट की एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, तो इसका मतलब यह है कि कोई न्यूज की एक्टिविटी है, ठीक है, कोई न्यूज की एक्टिविटी है। नंबर 1। नंबर 2, एक इस तरह से भी आ सकती है एवरेज, या एक नैरो में भी आ सकती है, ठीक है। ये इसको भी शेकआउट बोल सकते हैं और इसको भी शेकआउट, यानी कि स्प्रेड काउंट करता है, इस तरह से आ सकता है। नंबर 1, एक एवरेज स्प्रेड है, इसकी क्लोजिंग आइडियल शेकआउट की या तो ऑन द हाई के ऊपर होगी या ऑफ द हाई के ऊपर होगी, दैट्स इट, ये इसकी आइडियल क्लोजिंग है। क्लोजिंग इसे मिडल से लेकर हाई में कहीं भी हो सकती है, लेकिन आइडियल क्लोजिंग हमें यहां पर चाहिए, ठीक है, आइडियल क्लोजिंग। इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बिलो एवरेज से लेकर, यानी वॉल्यूम इसका पिंक भी आ सकता है, इस तरह से बिलो एवरेज लाइंस, बिलो एवरेज लाइन से नीचे भी आ सकता है, अबव द एवरेज भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हाई बैंड को टच भी कर सकता है, वेरी हाई बैंड को भी टच कर सकता है, और इवन के अल्ट्रा हाई बैंड को भी टच कर सकता है वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली है कि अगर शेकआउट पर अल्ट्रा हाई बैंड इस तरह से परफॉर्म कर जाता है, इसके ऊपर वॉल्यूम टच करता है, तो हम इसे बोलेंगे शेकआउट प्लस क्लाइमेटिक एक्शन बार। जब शेकआउट क्लाइमेटिक एक्शन बार बनता है तो मार्केट उसके हाई एंड लो के दरमियान दोबारा से कंसोलिडेशन करती है। चर्निंग हम कहते हैं वीएसए की जुबान में, ठीक है। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया, अगर शेकआउट पर पिंक वॉल्यूम आता है, पिंक वॉल्यूम इस तरह से पिंक वॉल्यूम दिखाई देता है, इस तरह से पिंक वॉल्यूम दिखाई देता है, इस तरह से पिंक वॉल्यूम दिखाई देता है, ये बार तो आपको शेकआउट टाइप की दिखाई दे रही होगी, लेकिन हम इसे बोलेंगे टेस्ट विद शेकआउट, ठीक है। अब ये टेस्ट विद इसे शेकआउट बोलेंगे अगर पिंक वॉल्यूम इसके ऊपर आता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं टेस्ट और टाइप ऑफ टेस्ट की एक्टिविटी को देखते हैं, ठीक है, कि टेस्ट कितने किस्म के होते हैं। ये एंट्री सिग्नल है, ठीक है, टेस्ट एंड टाइप ऑफ टेस्ट। टेस्ट और टाइप ऑफ टेस्ट के अंदर कुछ हमारे पास ऐसे टेस्ट होते हैं जो हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। उनमें नंबर 1 एक टेस्ट है जिसे हम बोलते हैं रेगुलर टेस्ट। रेगुलर टेस्ट को हम लोग सिंपल बोलते हैं टेस्ट, नंबर 1। नंबर 2 उसके बाद आता है बेसिक टेस्ट। बेसिक टेस्ट को हम लोग बेसिक टेस्ट ही बोलते हैं। उसके बाद एक टेस्ट आता है जिसे हम बोलते हैं टेस्ट इन द राइजिंग मार्केट, ठीक है। सो हम लोग वन बाय वन पहले चीजें समझते हैं, उसके बाद हम लोग फिर इसकी चीजों को देखते हैं। नंबर 1 हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एक रेगुलर टेस्ट जिसे हम टेस्ट बोलते हैं, इसकी बार कंडीशन क्या होती है। ये ज्यादातर तो आता है नैरो स्प्रेड में, लेकिन कभी कभार ये एवरेज स्प्रेड में भी आ जाता है, जैसे कि 20 to 30%। इसके ऊपर वॉल्यूम कंडीशन फिक्स है, इसके ऊपर पिंक वॉल्यूम आना जरूरी है। इसकी क्लोजिंग कंडीशन है कि इसे मिडल से लेकर हाई में कहीं भी क्लोज हो सकता है।
इसकी जो फाइंड आउट की लोकेशन है ये हमेशा स्विंग लो में आता है, स्विंग लो पे या अप ट्रेंड के स्विंग लो पे ऊपर आता है। ठीक है, ये इसकी क्लोजिंग, इसकी लोकेशन है। अगला है बेसिक टेस्ट। बेसिक टेस्ट बिल्कुल सेम है, रेगुलर टेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम कंडीशन डिफरेंट है, दैट्स इट। बार कंडीशन, नैरो स्प्रेड, एवरेज स्प्रेड भी आ जाता है कभी कभार। वॉल्यूम कंडीशन इसकी है कि इसके ऊपर ब्लू वॉल्यूम विद हाई बैंड टच करना जरूरी है, ये इसका वॉल्यूम का फिक्स क्राइटेरिया है। उसके बाद इसकी क्लोजिंग क्या है, इसकी क्लोजिंग सेम टू सेम, इसकी क्लोजिंग मिडल से लो, मिडल से हाई में होना जरूरी है। इसके बाद इसकी लोकेशन सेम टू सेम, ये किसी स्विंग लो के ऊपर आएगा या मार्केट के अप ट्रेंड के स्विंग लो के ऊपर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है। नंबर 3, टेस्ट इन द राइजिंग मार्केट। टेस्ट इन द राइजिंग मार्केट कैसा होता है, बार कंडीशन सेम टू सेम, नैरो स्प्रेड होती है, कभी कभार एवरेज स्प्रेड भी आ जाती है। इसके ऊपर वॉल्यूम, ब्लू वॉल्यूम विद हाई बैंड टच करना जरूरी है, सेम कंडीशन ये वाली। ठीक है, इसकी क्लोजिंग भी मिडल से हाई में कहीं भी हो सकती है, लेकिन ये आता कहां है, ये सिर्फ और सिर्फ आता है अप ट्रेंड के स्विंग लो में, दैट्स इट। इसे हम लोग यहां पे ही देखेंगे, इसके अलावा ये कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन जाकर जरा इसको देखते हैं। ये आपको रेगुलर टेस्ट का क्राइटेरिया इसकी प्रीवियस बार ऐसे होगी, बेसिक टेस्ट आपको ऐसे क्राइटेरिया मिलेगा, पिंक ब्लू वॉल्यूम विद हाई बैंड, और टेस्ट इन द राइजिंग मार्केट एक्टिविटी आपको इस तरह से परफॉर्म होता हुआ नजर आएगी। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, चार्ट पर जाके समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेगुलर टेस्ट, जिसे हम लोग सिर्फ टेस्ट बोलते हैं, वो क्या है। ये एक नैरो स्प्रेड होगी या कभी कभार ये एवरेज स्प्रेड भी आ जाएगी। दिस इज अ नैरो स्प्रेड। ठीक है, दिस इज अ एवरेज स्प्रेड एंड दिस इज अ नैरो स्प्रेड। इसके ऊपर क्राइटेरिया, इसके ऊपर पिंक वॉल्यूम आना जरूरी है, इसके ऊपर ये वॉल्यूम आएगा बस, क्राइटेरिया नंबर फिक्स है, इसके ऊपर पिंक वॉल्यूम आना जरूरी है। ठीक है, नंबर 1, इसके ऊपर पिंक वॉल्यूम आएगा, और ये इसकी जो प्रीवियस बार है वो कुछ इस तरह, पिछली बार इसकी ऐसे होगी, ये जो टेस्ट है इसकी बार ऐसे होगी। ठीक है, इसका क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग प्रीवियस बार के क्लोजिंग से नीचे होगी, या कभी कभार ये इसके बराबर में भी हो जाएगी इस तरह से, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं करेगी। ठीक है, ये कंडीशन है इसकी टेस्ट की। ये मिलेगा कहां पे, आपको किन जगहों पे मिलेगा, हम उसे देखते हैं। नंबर 1, ये आपको मिलेगा जब मार्केट एब्जॉर्प्शन एक्टिविटी परफॉर्म करती है, प्राइसेस पुल बैक करती हैं, आपको यहां पर देखने को मिलेगा क्राइटेरिया नंबर 1। जब मार्केट कंपेन स्टार्ट कर रही होती है तो आपको मिलेगा ये इन लोएस्ट पॉइंट पर, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इनके लोएस्ट पॉइंट पर आपको देखने को मिलेगा। सेकंड क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया आपको मिलेगा अप ट्रेंड के स्विंग लो पर, यहां पर ये इसके 3 क्राइटेरियाज हैं टेस्ट के। ठीक है, इसी तरह जो एक है जिसे बोलते हैं बेसिक टेस्ट। बेसिक टेस्ट कभी कभार ज्यादातर नैरो में आता है, कभी कभार ये एवरेज में आएगा। इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका वॉल्यूम क्राइटेरिया फिक्स है। फिक्स से मुराद इसके ऊपर ये वॉल्यूम आना जरूरी है, ब्लू वॉल्यूम विद हाई बैंड आना जरूरी है, ब्लू वॉल्यूम विद हाई बैंड को टच करना जरूरी है, ब्लू वॉल्यूम विद हाई बैंड को टच करना जरूरी। जैसे इस वॉल्यूम ने टच किया है ब्लू वॉल्यूम विद हाई बैंड, जैसे इस वॉल्यूम ने टच किया है ब्लू वॉल्यूम विद हाई बैंड, जैसे इस वॉल्यूम ने टच किया है ब्लू वॉल्यूम विद हाई बैंड, ये इसका क्राइटेरिया फिक्स है बेसिक टेस्ट का। इसकी क्या लोकेशन है, ये कहां पर मिलेगा, सेम टू सेम ये आपको मिलेगा यहां पर, जहां पर मार्केट कंपेन स्टार्ट कर रही होगी, यहां पर मिलेगा, इसके लोअर चर्निंग के लोएस्ट पॉइंट पर, यहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा, यहां पर, या आपको मिलेगा जब मार्केट एब्जॉर्प्शन लगाती है उसके बाद आपको पुल बैक के यहां पर मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा ये अप ट्रेंड के स्विंग लो के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं
टेस्ट इन द राइजिंग मार्केट क्या है, ठीक है। टेस्ट इन द राइजिंग मार्केट सेम कंडीशन वही बेसिक टेस्ट की, कभी कभार एवरेज, ज्यादातर नैरो में आएगा, ठीक है। इसके ऊपर हमेशा पिंक ब्लू वॉल्यूम आएगा विद हाई बैंड, ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड के स्विंग लो पे। से बोलते हैं टेस्ट इन द राइजिंग मार्केट, के प्राइसेस राइजिंग कर रही हैं। ये इसने बताया कि प्राइसेस अभी बुलिंग रन में एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। ये था टेस्ट एंड टाइप ऑफ टेस्ट जो मैंने आपको समझाए हैं। हम लोग अगला साइन पढ़ते हैं जिसके अंदर है नो सप्लाई टेस्ट। नो सप्लाई टेस्ट दो क्राइटेरिया के होते हैं। मैं इसमें एक चीज एडिशनल ऐड करते चलूं, मैंने जितने आपको बीएससी की क्लासेस दिए हैं इनमें रूल रेगुलेशंस एसओपीज रिची डीमेल वाइटकॉफ सर, टॉम विलियम्स सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट साजिद सर, एंड मैंने अपना एक्सपीरियंस डालकर शेयर कर कर आपके साथ मजीद वीएसए को कंप्रीहेंसिव किया है ताकि आपको चीजें इनहैंस होकर समझ आए, ठीक है। तो मैंने इसमें दो चीजें और लेके आया हूं, ठीक है। सो हम लोग आखिरी साइन को देखते हैं जिसे बोलते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ये इस्तेमाल होता है आपका एंट्री सिग्नल में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नो सप्लाई टेस्ट। जो होते हैं ये कितने टाइप, एक होता है जिसे बोलते हैं नो सप्लाई टेस्ट, ये सिंपल होता है नो सप्लाई टेस्ट। एक होता है नो सप्लाई टेस्ट इन द राइजिंग मार्केट, कंडीशन सेम टू सेम होती है, सिर्फ और सिर्फ इसकी एक्टिविटी का हमने देखना है, ठीक है। नंबर 1 बार कंडीशन एक नैरो स्प्रेड होगी, कभी कभार ये एवरेज स्प्रेड भी आ जाती है। उसके बाद इसका जो वॉल्यूम कंडीशन है वो इसके ऊपर पिंक वॉल्यूम आना जरूरी है। इसकी क्लोजिंग कंडीशन है, इसकी क्लोजिंग हमेशा मिडल से लेकर लो के दरमियान कहीं पर भी हो सकती है। लोकेशन क्या है वो आता है, ये आता है नो सप्लाई आता है स्विंग लो पर, ठीक है। और नो सप्लाई टेस्ट इन द राइजिंग मार्केट आता है आपके अप ट्रेंड के स्विंग लो के ऊपर, ठीक है। अब हमें देखते हैं कैसा दिखाई देता है। ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। नो सप्लाई टेस्ट और टेस्ट। अब हमें मजीद जरा जाके नेक्स्ट चार्ट पर इसे समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नो सप्लाई टेस्ट, नो सप्लाई टेस्ट एक नैरो या एवरेज बार होगी, ज्यादातर ये नैरो बार में आता है। नैरो बार होगी, कभी कभार ये एवरेज बार भी हो सकती है, ठीक है। इसके ऊपर पिंक वॉल्यूम आना जरूरी है, ये पिंक वॉल्यूम का क्राइटेरिया, पिंक वॉल्यूम आना जरूरी है, पिंक वॉल्यूम आना जरूरी है। पिंक वॉल्यूम कहीं पर भी आ जाए वो पिंक ही होता है, ठीक है। किसी भी बैंड को टच कर जाए वो पिंक वॉल्यूम ही कहलाता है। अगर अबव द एवरेज है या बिलो द एवरेज है, पिंक वॉल्यूम ही कहलाता है। इसके ऊपर पिंक वॉल्यूम आना जरूरी है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 ये दिखाई कहां कहां पर देता है, अब आपको ये समझने के लिए बहुत जरूरी चीज है। नंबर 1 नो सप्लाई टेस्ट जो सिंपल है वो आपको दिखाई कहां देगा, वो आपको दिखाई दे सकता है जब मार्केट कंसोलिडेशन स्टार्ट करती है, कैंपेन स्टार्ट करती है, स्मार्ट मनी स्टार्ट करती है चीजों को सस्ता बाय करने के, तो आपको इनके लोएस्ट पॉइंट पर देखने को मिलेगा नो सप्लाई टेस्ट। उसके बाद जब मार्केट कैंपेन खत्म करती है, पुल बैक करती है, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा नो सप्लाई टेस्ट। ये क्राइटेरिया है नो सप्लाई टेस्ट का। नंबर 1। नंबर 2 नो सप्लाई टेस्ट इन द राइजिंग मार्केट आपको कहां देखने को मिलेगा, अप ट्रेंड के स्विंग लो पर, यहां पर आपको देखने को मिलेगा स्विंग लो के ऊपर आपको नो सप्लाई टेस्ट इन द राइजिंग मार्केट, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा चीजों को मजीद पढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो साइन है एंट्री सिग्नल के साइन पास और फेल कैसे कैसे होते हैं, थोड़ा उसको समझते हैं। नंबर 1 सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन ऑफ वीकनेस को, कि साइन ऑफ वीकनेस के जो एंट्री सिग्नल जो हमने पढ़े थे जिसके अंदर था अपथ्रस्ट, नो डिमांड था, दो साइन थे जो एंट्री सिग्नल के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेलिंग में हम उसे देते हैं कि वो किस तरह से कंफर्म होते हैं, पास होते हैं, फेल आउट होते हैं, ठीक है। नंबर 1 अपथ्रस्ट, ये अपथ्रस्ट आया। अगर अपथ्रस्ट की अगली बार नेक्स्ट बार अपथ्रस्ट के क्लोज से नीचे क्लोज हो गई है, लो को ब्रेक करके क्लोज हो गई है, तब
ये आइडियल पास आउट होता है। अब थ्रस्ट अगर इस तरह से है और अगली बार सिर्फ डाउन क्लोज हुई है इसके क्लोज से नीचे, तब भी अब थ्रस्ट पास हो जाएगा, बट ये आइडियल पास आउट नहीं होगा। नो डिमांड बार, नो डिमांड बार की प्रीवियस बार ऐसे होना जरूरी है, इसका हाई नो डिमांड बार का अपने प्रीवियस बार के हाई से ऊपर होना जरूरी है। क्लोज नो डिमांड का प्रीवियस बार से क्लोज से ऊपर होना जरूरी है, ठीक है। और इसका लो भी प्रीवियस बार के लो से ऊपर होना जरूरी है। नो डिमांड बार पास कैसे होती है? नो डिमांड बार के ऊपर पिंक वॉल्यूम आता है और पास, अगर नो डिमांड बार की अगली बार नेक्स्ट बार अगर डाउन क्लोज होती है इस तरह से, तब भी नो डिमांड बार पास हो जाएगी। लेकिन अगर नो डिमांड बार की अगली बार अगर इस तरह से क्लोज होती है, इस तरह से, तो ये एक आइडियल क्लोजिंग होती है कि जिसने उसके लो को भी अगली बार ने लो नीचे आकर लो बनाया, सॉरी क्लोज नीचे आकर क्लोज किया और लो को भी नीचे आकर लो बनाया। ये एक आइडियल क्लोजिंग होती है नो डिमांड बार की। इस तरह से नो डिमांड बार पास होती है, इस तरह से भी पास हो जाती है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं शेक आउट। शेक आउट पास कैसे होता है, फेल कैसे होता है? अगर शेक आउट है, प्रीवियस बार ऐसे है, ये शेक आउट है, शेक आउट की अगली बार अगर नेक्स्ट बार अगर शेक आउट क्लोजिंग से ऊपर क्लोज होती है तो शेक आउट तब भी पास आउट हो जाएगा। अगर शेक आउट से अगली बार इस तरह से क्लोजिंग होती है, उसके क्लोज से ऊपर और हाई से ऊपर जाके हाई बनाते, तब भी शेक आउट पास आउट हो जाएगा, ठीक है। शेक आउट फेल कब होता है? शेक आउट फेल कब होता है? अगर अगली बार शेक आउट की अगली बार इस तरह से नीचे क्लोज हो जाए, शेक आउट फेल हो जाएगा, ठीक है। ये था इसका फेल का क्राइटेरिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि नो सप्लाई टेस्ट का, कि नो सॉरी टेस्ट का, कि टेस्ट कैसे पास होते हैं। टेस्ट, तीनों टेस्ट जो है वैसे पास होते हैं। ये टेस्ट है, चाहे एक रेगुलर टेस्ट है, चाहे एक बेसिक टेस्ट है, चाहे टेस्ट इन द राइजिंग मार्केट है। अगर टेस्ट की अगली बार ऊपर क्लोज हो गई है तो टेस्ट पास हो जाएगा। अगर टेस्ट से अगली बार ऐसे क्लोज हो गई है तब भी टेस्ट पास होगा, चाहे उसको उसका हाई ब्रेक किया है नहीं किया। लेकिन आइडियल पास जो होता है वो इस तरह से बात है कि उसने हाई अपना प्रीवियस बार से ऊपर जाके बनाया हो, टेस्ट के हाई से क्लोज प्रीवियस बार के क्लोज से ऊपर जाके बनाया हो, दिस इज द पास आउट टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग, अभी मैं आपको पास का बता रहा हूं, अभी मैं आपको फेल का भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद नो सप्लाई टेस्ट कैसे पास होता है। अगर नो सप्लाई टेस्ट आ गया है, प्रीवियस बार नो सप्लाई की ऐसे होगी, प्रीवियस बार ऐसे होगी, नो सप्लाई की क्लोजिंग प्रीवियस बार की क्लोजिंग से नीचे होगी, लो प्रीवियस बार के लो से नीचे होगा। कभी कभार ये ऐसे भी आ जाती है, कभी कभार इस तरह से भी नजदीक तो नजदीक पे आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, सो नो सप्लाई टेस्ट कैसे पास होगी? अगर नो सप्लाई टेस्ट से अगली बार क्लोज से ऊपर क्लोज होती है तो ये नो सप्लाई टेस्ट पास आउट हो जाएगा, साइन एंटर सिग्नल। लेकिन आइडियल क्लोजिंग ये है, नो सप्लाई टेस्ट आया है, चाहे माइक्रो सॉरी आया है एक नैरो में, अगली बार इसके क्लोज और हाई को ब्रेक करके ऊपर जाकर क्लोज है तो ये आइडियल टेस्ट पास आउट होता है, ठीक है। ये है आपका नो सप्लाई टेस्ट, चाहे वो एक नो सप्लाई टेस्ट नॉर्मल है, चाहे वो टेस्ट नो सप्लाई टेस्ट इन द राइजिंग मार्केट है, ठीक है। अब लोग पढ़ते हैं कि अब शेक अब थ्रस्ट कैसे फेल होता है। अगर अब थ्रस्ट की अगली बार ऊपर क्लोज हो जाती है तो ये अब थ्रस्ट फेल आउट हो जाएगा। नो डिमांड बार ये आई और अगली बार ऊपर बन गई तो ये नो डिमांड बार फेल आउट हो जाएगी। शेक आउट बना, शेकआउट की अगली बार ऊपर जाने के बजाय नीचे क्लोज होगी तो ये शेकआउट फेल आउट हो जाएगा, ये वाला। उसके बाद टेस्ट, अगर टेस्ट से अगली बार ऊपर क्लोज होने के बजाय नीचे क्लोज होगी तो टेस्ट ये वाला फेल हो जाएगा। नो सप्लाई, अगर नो सप्लाई बार आई और नो सप्लाई से अगली बार ऊपर क्लोज होने के बजाय नीचे क्लोज हो गई तो नो सप्लाई बार फेल हो जाएगी, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, अगर प्राइस ऐसे आ रही है, इसके ऊपर पिंक वॉल्यूम आता है, स्विंग लो पर आ रही है, प्राइस पुल बैक करी है या डाउन में आ रही है, इस तरह से बार ऐसे आती है, इसके ऊपर पिंक वॉल्यूम आता है, दिस इज द नो सप्लाई टेस्ट। अगेन प्राइस नीचे आती है, बार ऐसे बनती है, इसके ऊपर पिंक वॉल्यूम आता है, दिस इज अ नो सप्लाई टेस्ट। बार नीचे आती है,
वॉल्यूम पिंक आता है, दिस इज नो सप्लाई टेस्ट, ये नो सप्लाई टेस्ट फेल हो गया, ये नो सप्लाई टेस्ट हो गया। अगर इससे अगली बार ऊपर क्लोज होते दिस इज नो सप्लाई टेस्ट, पास आउट हो गया। ठीक है, इसी तरह ऑपोजिट, अगर नो डिमांड बार तो ऊपर पिंक वॉल्यूम आया, अगली नो डिमांड बार आई, पिंक वॉल्यूम आया, अगर अगली नो डिमांड बट फेल हो गई, ठीक है, अगली नो डिमांड बार आई बट फेल हो गई। ठीक है, अगर इसके ऊपर भी पिंक वॉल्यूम आ रहा है, उससे अगली बार के ऊपर अगर डाउन क्लोज हो गई है तो नो डिमांड बार पास आउट होगी। ठीक है, सो ये हमारे फेल के और पास आउट के क्राइटेरिया थे। ठीक है, सो हम लोग थोड़ा सा जाके अभी से जाके देखते हैं लाइव चार्ट पर। एक लाइव चार्ट है जिसको हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे साइन को पास एंड फेल आउट होने में। नंबर 1 क्राइटेरिया, दिस इज द अप थ्रस्ट। देखें, प्रीवियस बार का लो मार्क करें, विक ज्यादा बाहर है, दिस इज द आइडियल अप थ्रस्ट। अगली बार डाउन क्लोज हुई, अप थ्रस्ट पास आउट हो गया, दिस इज द आइडियल अप थ्रस्ट। प्रीवियस बार का हाई मार्क करूं, विक बाहर है, क्लोजिंग आइडियल है कि या तो ऑन द लो के ऊपर या ऑफ द लो के ऊपर। ठीक है, अगली बार डाउन क्लोज हुई, अप थ्रस्ट पास आउट हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, दिस इज द नो सप्लाई टेस्ट, दिस इज द अगेन नो सप्लाई टेस्ट। अगली बार ऊपर क्लोज हुई, नो सप्लाई टेस्ट पास आउट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, दिस इज द नो सप्लाई टेस्ट ऑन अ स्विंग लो के ऊपर। अगली बार ऊपर क्लोज हुई, नो सप्लाई टेस्ट पास आउट हो गया। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा और इसे मजीद थोड़ा पीछे चलते हैं, दिस इज द शेक आउट। प्रीवियस बार का लो मार्क किया जाए, विक नीचे है, इसका हाई मार्क करो, शेक आउट पास आउट हो गया। ठीक है, दिस इज द इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन बार। ठीक है, ब्रेक किया गया लेवल को। ठीक है, लेवल को ब्रेक किया गया, दिस इज द एब्जॉर्प्शन, दिस इज द इंक्रीजिंग 2 बार का एब्जॉर्प्शन, लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया गया। नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा और मजीद पीछे चलते हैं, जाके चीजों को देखते हैं हम लोग। दिस इज अप थ्रस्ट, ऊपर बार क्लोज हुई, अप थ्रस्ट फेल हो गया, शेकआउट, अगली बार ऊपर क्लोज हुई, शेकआउट पास आउट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, दिस इज द शेकआउट, प्रीवियस बार का लो मार्क करो, विक नीचे है, शेकआउट से ऊपर क्लोजिंग हुई, शेकआउट पास हो गया। लेकिन दिस इज द अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट ऊपर, अप थ्रस्ट की अगली बार ऊपर क्लोज हुई, अप थ्रस्ट फेल आउट हो गया। थोड़ा और देखते हैं, दिस इज द एब्जॉर्प्शन एक्टिविटी, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया गया है। ठीक है, सो दिस इज द एब्जॉर्प्शन एक्टिविटी, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया गया है। थोड़ा और पीछे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्राइटेरियाज को। दिस इज अ वाइड स्प्रेड डाउन बार, रेजिस्टेंस को ब्रेक, इंक्रीजिंग वाइड स्प्रेड डाउन बार 2 बार। ठीक है, इंक्रीजिंग, दिस इज द अप थ्रस्ट, अगली बार डाउन क्लोज हुई, अप थ्रस्ट पास हुआ, दिस इज द शेकआउट, शेकआउट की अगली बार ऊपर क्लोज हुई, शेकआउट पास आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद अप थ्रस्ट, प्रीवियस बार का हाई मार्क करूं, विक बाहर है, अगली बार डाउन क्लोज हुई, अप थ्रस्ट पास आउट हो गया। और देखते हैं हम लोग मजीद साइन को, दिस इज द दिस इज द इंक्रीजिंग वाइड स्प्रेड डाउन बार 2 बार का, इन्होंने रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया है। ठीक है, हम आगे देखते हैं चीजों को थोड़ा सा और। उसके बाद ये देखें, दिस इज द शेकआउट बार, बताया था ना कभी कभार ये वाइड बार में भी आ सकता है, एवरेज बार, दिस इज द शेकआउट बार, दिस इज द शेकआउट। अब मैंने ये पिंक वॉल्यूम के ऊपर है तो मैं इसे बोलूंगा टेस्ट विद शेकआउट, ये भी एक नॉर्मल वीक है बट इसे बोलेंगे टेस्ट विद शेकआउट क्योंकि इसके ऊपर पिंक वॉल्यूम है। ठीक है, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें, दिस इज द अप थ्रस्ट। ठीक है, एक न्यूज का इंपैक्ट है, अप थ्रस्ट न्यूज का इंपैक्ट है। उसके बाद देखें वाइड स्प्रेड डाउन बार, सपोर्ट एरिया ब्रेक किया गया है, शेकआउट बार। उसके बाद ये देखें अगेन नो सप्लाई टेस्ट आया, नो सप्लाई टेस्ट आया, नो सप्लाई टेस्ट आया, जो मैं बात कर रहा था कि नो सप्लाई टेस्ट यहाँ पे फेल हुआ, यहाँ पे फेल हुआ, यहाँ फेल हुआ और फिर वो जाके अगेन पास हो गया। दिस इज द शेकआउट। ठीक है, अप थ्रस्ट, अगेन बहुत सारे साइन मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए। एक और चार्ट चेक करते हैं, गोल्ड का चार्ट चेक करते हैं, तो गोल्ड के अंदर क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, दिस इज द, ठीक है, ये देखें अप थ्रस्ट, उसके बाद अप थ्रस्ट, शेकआउट। ठीक है, उसके बाद दिस इज द शेकआउट, दिस इज द अप थ्रस्ट, दिस इज द अगेन अप थ्रस्ट, दिस इज द अगेन अप थ्रस्ट, दिस इज द अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट
एंड उसके बाद अगेन अप थ्रस्ट की अगली बार डाउन क्लोज हुई, अप थ्रस्ट पास आउट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं जाके इसको मजीद पीछे जाके। देखें, दिस इज द शेक आउट। ठीक है, उसके बाद दिस इज द शेक आउट, दिस इज द अप थ्रस्ट शेक आउट। ठीक है, इसके बाद दिस इज द शेक आउट, नैरो स्प्रेड में शेक आउट आया। ठीक है, अगेन बहुत सारे साइन हैं जो मैं आपको बताए हैं। सो दिस इज अ नो सप्लाई टेस्ट पिक वॉल्यूम के ऊपर, अगली बार डाउन क्लोज हुई, अब फेल हो गया। ठीक है, चीजें वगैरह साइन फेल होना शुरू हो गए। दिस इज द टेस्ट विद शेक आउट, उसके बाद अगेन नो सप्लाई टेस्ट आया यहाँ पर। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई हैं। सो आई होप दैट कि आपको आज की क्लास काफी डिटेल में मैंने समझाने की, अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। और आज की जो हमारी वीएससी की लास्ट क्लास है वो हमारी एंड होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।